नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जेल में सजा काट रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की है। मीटिंग के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। इस मुलाकात के बाद यूपी के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, खासतौर पर इस गृह मंत्री वाले बयान को लेकर। शिवपाल यादव के बयान के बाद बीजेपी जाहिर तौर पर आक्रामक मोड में है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक जुटाने की राजनीति और अपराधियों को संरक्षण देने का पुराना ढर्रा करार दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और आजम खान के बीच एक जो तथाकथित कोल्ड वॉर, उसे खत्म कराने गए थे? सवाल यह भी है कि क्या आजम खान के जरिए मुस्लिम वोटर को संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी को 2027 में फायदा पहुंचाएगी, या बीजेपी इसे तुष्टीकरण का मुद्दा बनाकर हिंदू वोट के ध्रुवीकरण का हथियार बना लेगी? क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के अंदरूनी तनाव को दूर करने में कामयाब हो पाएंगे, और ये क्या मुलाकात उसी लिए थी? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष जी, क्या शिवपाल यादव और आजम खान से शिवपाल यादव ने जो आजम खान से मुलाकात की है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं? क्या क्यों हुई ये मुलाकात अचानक? देखिए नीरज जी, शिवपाल यादव गए आजम खां से ही नहीं मिले, बल्कि उन्होंने आजम खां की पत्नी से भी उनकी मुलाकात हुई, उनके बेटे से भी मुलाकात हुई, उनके बेटे के साथ जाके जौहर यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा प्लान्ड एफर्ट था उनका, और वो प्लान्ड एफर्ट जो था वो एक सीधे सीधे मैसेजिंग है। हुआ क्या है कि आजम खां भले ही जेल में है, भले ही वो उनको सजाएं मिली, लेकिन बीजेपी ने आजम खां को एक आइकॉन के तौर पर दरअसल इस्तेमाल किया। दरअसल जब मैं कह रहा हूं ये बात, तो मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी इस तरह से आजम खां को एक पॉलिटिकल आइकॉन बनाया, और खास तौर पे ये बताया कि इतने बड़े मुसलमान नेता को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे ठीक कर देते हैं। और बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला वोटर है, उस वोटर ने उसको बहुत ढंग से रिसीव भी किया। अब उस चक्कर में कई बार अखिलेश यादव के ऊपर भी ये सवाल उठे कि वो आजम खान के साथ नहीं है, साथ नहीं दे रहे, जबकि अखिलेश ने बार बार ये कहा भी, क्लियर करने की कोशिश की कि हम आजम साहब के परिवार को भी टिकट दिया, या उनके पत्नी से भी मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ। बावजूद उसके अब जब इलेक्शंस आए, और खासतौर पे तब जब जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोज करने का एक फरमान जारी हुआ, और उस बुलडोजर कार्यवाही को दबाव में रोकना भी पड़ा, तो अब ये जो पहले बीजेपी आजम खान को हिंदू तुष्टीकरण के लिए एक आइकॉन बना के चल रही थी योगी सरकार, वो अब रिवर्स करने की कोशिश है, क्योंकि उस इलाके में आजम का प्रभाव भी है, अब तो सिंपैथी भी उनके साथ काफी आ गई है। तो ये सब देखते हुए ये मूव था, बड़ा कैलकुलेटेड मूव था शिवपाल यादव का। और अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को इसलिए भेजा क्योंकि डायरेक्टली वो इस चीज को नहीं, लेकिन वो ये जरूर दिखा रहे कि पार्टी सीरियसली आजम खान के सपोर्ट में है। हम्म आ, तो ये जो गृह मंत्री वाला बयान था, ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत था? कोई मुस्लिम मैसेजिंग कार्ड है इसके अंदर, या ये एक एक्सटेम्पोर जवाब था? क्योंकि बीजेपी ने तो इसे उठा लिया है, इस बयान को। नहीं नहीं, स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के लिए तो एक ऐसा ये बयान था जिसको वो उठाई, और उठाई ही नहीं बल्कि उसको काफी वोकल तरीके से, काफी उसको चर्चा में लाने की, और उसको बनाए, अब इसको मेंटेन रखने की भी कोशिश करेगी। शिवपाल यादव का बयान, जितना शिवपाल यादव को हम लोग समझ पाए हैं, ये कई बार इस तरह की बातें कर देते हैं जो इशू तो बन जाता है, और जब इशू बनता है तो देखिए मैसेजिंग तो दोनों तरफ से होती है ना। और मैसेजिंग मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर आजम खान को एक एक पोजीशन, उनका सम्मान, ये सच बात है कि आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो गृह मंत्री बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन
आजम खां के बहाने उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया, और वो मैसेज ये था कि फिर जैसा मैंने पहले कहा कि आजम खां को हमने अकेला नहीं छोड़ा है। आजम खां हमारे लिए अभी भी इतने इम्पोर्टेंट हैं, और आजम खां को सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होगा। तो ये मैसेज, हम्म। अब इसमें गृह मंत्री वाला जो शब्द आ गया, ये बहुत एक्सट्रीम है, और इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट को बीजेपी बिल्कुल इनकैश करेगी। और हम देखेंगे कि शुरू भी हो गया है कि बीजेपी, केशव मौर्य ने सबसे पहले मोर्चा खोला इस बयान के बाद। उसके बाद आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि ये कहा जाएगा मुस्लिम तुष्टीकरण एक बात, और सजा याफ्ता को, इतने मामलों में आरोपी व्यक्ति को कैसे गृह मंत्रालय जैसा हम्म। दिया जाए। अब ये तनातनी चलेगी, लेकिन इसके लपेटे में फिर अमित शाह को भी लेने की कोशिश विपक्ष करेगा, क्योंकि आरोप तो उनके ऊपर भी थे, बहुत सारा उनके ऊपर भी पुलिस ने वो किया था। तो है तो ये वो पॉलिटिकल मसला, लेकिन मैसेज कम्युनिटी को बड़ा साफ है कि हमने आजम को अकेला नहीं छोड़ा है। हम्म। जी। बिल्कुल। पिछले दिनों हमने देखा एक खबर जो काफी चर्चा में रही कि जो रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उनके जरिए अपना दल एस के एक पूर्व नेता को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया गया और उससे आजम खान गुट काफी नाराज था। अखिलेश यादव और आजम खान को लेकर लगातार बातें चर्चाएं होती रहती हैं। तो ये जो पार्टी का अंदरूनी तनाव है और फिर ये अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में जो एक तथाकथित दूरी है, क्या ये तमाम चीजें शिवपाल यादव के एजेंडे में थी? देखिए, मोहिबुल्लाह नदवी को लेके आजम कभी सहज नहीं रहे, और बल्कि उन्होंने हम्म। जब नदवी को टिकट भी मिला तो वो बड़ा रूखा, अपना टिपिकल जो आजम खां का अंदाज है उसके हिसाब से तंज भी आया। और हम्म। रामपुर की स्थानीय राजनीति में निश्चित तौर पर आजम खां को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि उस इलाके के भीतर कोई दूसरा मुसलमान लीडरशिप पैदा हो। तो वो नदवी तो एक इशू है। दूसरा, अखिलेश यादव गए मिले भी, लेकिन ये है कि उसके बाद भी हमने देखा कि वो आजम खां के वो इंटरव्यूज, जिसमें बड़े लंबे लंबे इंटरव्यूज हुए, और उसमें उन्होंने कभी इशारे में, कभी तंज में वो कई बातें कही। लेकिन शिवपाल यादव और जब चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो पैचअप, क्योंकि अगर वो अंदरूनी मामला नहीं बैठा, अब आजम खां के सामने देखिए दिक्कत भी है। आजम खां के सामने अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आजम खां भी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके हाँ, मेरा अगला सवाल, चलिए जी, हाँ, आप बात पूरी कीजिए फिर मैं सवाल लूंगा जी। तो वो अस्तित्व की लड़ाई हम्म। जो है ना उनकी, वो कितना आजम कंप्रोमाइज करेंगे। इस पैचअप इवेंट जो भी हुआ, या जो मैसेजिंग इवेंट जो शिवपाल जी के जरिए हुआ, उसके बाद क्या अब तंजीम फातिमा या आजम के जो दूसरे बेटे हैं जो पॉलिटिकली अभी नीट एंड क्लीन है, उनके ऊपर केसेस उतने नहीं, वो नहीं है, उनको उतारने की कोशिश। तो एक जनरेशनल शिफ्ट भी है। हालांकि आजम खान का स्टाइल कब वो क्या कह दे पता नहीं, लेकिन फिर भी ये पैचअप तो बनेगा, एक लाइन तो बनेगी। जी नीरज जी। हम्म। बिल्कुल। मैं, मेरा सवाल चूंकि वो सप्लीमेंट्री सवाल वही था कि क्या जिस तरीके से 2022 में और 2024 में मुस्लिम वोट मिला है और डाटा बताता है, वो सीएसडीएस का डाटा कहता है कि 89%, 92% वोट जो है मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दिया है या इंडिया गठबंधन को दिया है। ऐसे में बार बार आजम खान की जब हम बात करते हैं और ये कहते हैं कि मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट रखने की वजह से अखिलेश यादव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वोट लाने के नजरिए से आजम खान अब भी उतनी अहमियत रखते हैं समाजवादी पार्टी में? मैंने कहा ना नीरज जी कि आजम खान को एज ए सिंबल यूज किया बीजेपी ने भी, और बीजेपी हम्म। ने जब योगी सरकार ने उनको सिंबॉलिकली बहुत इस्तेमाल किया,
खासतौर पे अपने हम्म वोटर्स के लिए, यानी हार्डकोर हिंदू वोटर के लिए। तो मैसेजिंग के लिए तो आजम इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, दोनों दोनों उनको हम्म इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब ये है कि आजम खां अगर ज्यादा वोकल हो जाते हैं तो बीजेपी को ज्यादा हम्म फायदा मिलने लगता है। तो आजम खां को एक एक हम्म सेटलमेंट होना है, आजम खां का अब एक हम्म सेटलमेंट होना है। मुझे नहीं लगता कि अब चुनावी राजनीति में आजम खां का कोई वो है, लेकिन हाँ, आजम के प्रति जो सिंपैथी है, और देखिए हम्म, उसके इसके बियॉन्ड भी जो डेटा आप बता रहे थे, इस जी। डेटा में कोई बड़ा फर्क नहीं आने वाला है, 1-2% बढ़ेगा ही गठबंधन के पक्ष में। हम्म तो ऐसे में अखिलेश यादव को खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अखिलेश की हम्म एक स्टाइल है अखिलेश यादव की, कि वो अपने पुराने नेताओं को रिस्पेक्ट देने में अपनी तरफ से हमेशा ये मैसेज करते हैं कि हम सम्मान देते। बलराम यादव को देखिए, इतनी बड़ी पकी हम्म उम्र में भी उनको आखिर हाउस पहुंचा दिया। तो वो जो बचे खुचे लोग हैं, लेकिन इंटरनली एक लेयर शिफ्टिंग समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने बहुत ढंग से करी है। तो वो अब आजम खां सिर्फ सिंबल हैं। आजम, हम्म उसके बाद तंजीम फातिमा जी चुनाव लड़ लें, आवान आजम लड़ लें, वो अलग बात है। उनके एक बेटे लड़ भी लिए और उसके बाद उनकी सदस्यता भी गई। लेकिन आजम सिंबल तो है, और उस सिंबल का इस्तेमाल दोनों अपने अपने तरीके से करेंगे। हालांकि आपने ये कह दिया कि खोने के लिए कुछ नहीं है और वोट मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ेगा ही समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के पक्ष में। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी का एक फैक्टर है जो उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के मद्देनजर लगातार उसकी चर्चा है। 4 रैलियां कर चुके हैं। जिस तरह से वो अपनी रैलियों में समाजवादी पार्टी को गठबंधन के लिए एक ललकारते हैं, ऑफर क्या कहेंगे, वो तो ललकारते हैं, आइए गठबंधन कीजिए। वो आजम खान की बात भी उन्होंने की। और वो तमाम जिस तरीके से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को संबोधित करते हैं, तो एक ये है कि भाई इस बार असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इलेक्शन में उनका पिछली बार वाला प्रदर्शन के आधार पे उन्हें इस बार नहीं तोला जा सकता। क्या समाजवादी पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद की एक मुस्लिम पॉलिटिक्स, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चूंकि वो ज्यादा उनका प्रभाव है, मायावती की मुस्लिम पॉलिटिक्स 2024 के बाद उन्होंने भी मुस्लिम समुदाय को सीधे सीधे एड्रेस करने की कोशिश की है। क्या ये सारे फैक्टर हैं जो समाजवादी पार्टी के अंदर एक तरीके का एक फियर फैक्टर लाते हैं कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते हैं, और टेकन फॉर ग्रांटेड तो क्यों ही ले, या कुल मिलाकर कि मुस्लिम वोट को सहेज कर रखना एक चुनौती है? निश्चित तौर पर देखिए, टेकन फॉर ग्रांटेड तो किसी को लेना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स में जिसने किसी जी को जी। टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उसका नुकसान होना तय हम्म है। लेकिन हम्म ओवैसी साहब का क्या है कि उन्होंने हर चुनाव के टाइम एफर्ट डाले, पीछे हम देखें बहुत हम्म दिनों से, लेकिन उनका वोट परसेंटेज कभी सिग्निफिकेंट नहीं हो पाया। वो हम्म चर्चा में तो जरूर रह जाते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट वोट परसेंटेज कभी वो हासिल नहीं कर पाए। तमाम प्रयोग उन्होंने किए, छोटी पार्टियों के साथ भी किया, ये अकेले भी किया। एक छोटा तबका है जो जरूर बहुत बहुत मतलब विद इन द कम्युनिटी एक बहुत छोटा परसेंटेज, मतलब अगर वो ऐसी साहब के वोट परसेंटेज को आप देखें तो 1% भी नहीं टच कर पाते वो कभी यूपी में। तो लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ ये मैसेजिंग समाजवादी पार्टी हमेशा देती रहती है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के लिए ज्यादा बैटिंग करते हैं। ये भी एक पॉलिटिकल स्टांस है। जिस तरह से आजकल कहा जा रहा है कि मायावती भी सपोर्ट, मतलब ऐसी ही बातें करती हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो, वो कभी विपक्ष को मजबूत करने की बात नहीं करते। तो ओवैसी साहब पोजीशन लेते हैं कि आप वोट काटते के हिसाब से। एक्सेप्टेंस ओवैसी साहब की पॉलिटिकल अलायंस के भीतर एक्सेप्टेंस फिलहाल ना तो कांग्रेस के जरिए है और ना समाजवादी पार्टी के जरिए है। हाँ, ये जरूर बात है कि हम्म ओवैसी से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद एक फैक्टर लोकल बनते हैं। तो यूपी में ओवैसी आके यूपी के मुस्लिम वोटर्स के रहनुमा बन के बात अपने आप को स्थापित कर ले, मैं इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं देख रहा हूँ।
लेकिन हाँ, चंद्रशेखर आजाद का जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है और खासतौर पर वो ऐसे मसलों पे बहुत वोकल होते हैं, बड़े अग्रेसिव होते हैं, तो वो है। अब किले, देखिए जंग के पहले किले के हर दरार को भरना होता है, पहचानना होता है। और उस स्थिति में मुझे लगता है कि अगर इंडिया अलायंस को कुछ कंसंट्रेट करना है तो वो चंद्रशेखर आजाद को करना है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी अगर अलायंस का पार्ट हो जाते हैं अगर, तो ऐसे और इर्रिलीवेंट हो जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में ओवैसी के पास बचा कौन है गठबंधन के लिए, और हर वोटर को ये पता है कि ओवैसी वो सरकार को चुनौती तो देने नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश की या देश की राजनीति को अगर हम पिछले 10 साल में देखें, खासतौर पर जो बीजेपी के वक्त का इस दौर का जो मामला है, उसमें हम एक चीज देखते हैं कि इलेक्शन बड़ा 1-to-1 हो गया है। तीसरे की गुंजाइश नहीं, मायावती जैसी फोर्थ लेस देन 10% पे आ गई, अब उसमें वैसे अकेले लड़के क्या कर लेंगे। तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स है कि नुमाइंदगी हो जाए, 1-2 हो जाए, या कोई नाराज चेहरे, जैसे बिहार में वो ऐसी को स्पेस कैसे मिला। बिहार में वो ऐसी को स्पेस तब मिला जब कांग्रेस के डिसीडेंट जो असंतुष्ट नेता थे वो लड़ गए ओवैसी के टिकट पे, तो 5 सीटें मिल गई उनको, कांग्रेस के नेतृत्व की थी। लेकिन अगर आप ऐसे कहिए कि अगर वो सारे स्थानीय नेता हट जाए और ओवैसी जी की मास अपील पे नई लीडरशिप खड़ी हो जाए तो बड़ा कठिन है। वो एक्सेप्टेंस अभी नहीं बन पा रही है नॉर्थ इंडिया में, बिल्कुल नहीं बन पा रही। नॉर्थ इंडिया क्या, आप देखिए ओवैसी साहब का प्रभाव पॉलिटिकली कहाँ है, एक तो तेलंगाना के भीतर जो उनका अपना एक पॉकेट है, और दूसरा महाराष्ट्र में 1-2 जगह पे वो हो जाते हैं। कॉर्पोरेटर लेवल तक तो चलता है, सभासद लेवल तक, म्यूनिसिपैलिटी तक तो चलता है, लेकिन जब विधानसभा या लोकसभा की बात आती है तो ओवैसी फेल होता है। तो वो बहुत चिंता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद एक चिंता हो सकती है कि कुछ सीटों के ऊपर वो प्लस माइनस कर सकते हैं, और ओवैसी नहीं। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव में ये तमाम पार्टियों के लिए एक डू और डाई, करो या मरो वाली सिचुएशन है, और इसीलिए हम हर रोज नए नए राजनीतिक घटनाक्रमों को होते हुए देखते हैं जिनका असर सीधे सीधे चुनावी राजनीति पर है, वोटरों पर है, और और वो वोटर उनमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उन तमाम घटनाक्रमों पर, वो भी हम लगातार आपके सामने लेकर आते हैं। हमारी नज़र इस घटनाक्रम पर बनी रहेगी। आगे समाजवादी पार्टी में आजम खान को लेकर क्या हलचल होती है, और जो इससे अगर उत्तर प्रदेश की पूरी मुस्लिम पॉलिटिक्स इससे जुड़ी हुई है इस घटनाक्रम से, तो उस पर इसका क्या असर होता है। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।